नाउ लेट अस लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज के बारे में हमने ऑलरेडी देख चुका है कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं सेंसिटाइजेशन के बाद में वो डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा बी सेल्स। और जो प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं दोस प्लाज्मा बी सेल्स सिक्रेट द एंटीबॉडीज। सो यहाँ पे ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है विच इज सिक्रेटेड बाय द प्लाज्मा बी सेल्स। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज का जो है हमें देखने को मिलता है। सो जनरल एक स्ट्रक्चर जो है एंटीबॉडीज का वो ऐसा होता है जिसमें आप लोगों को 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स दिख रहे हैं। सो एंटीबॉडीज को सिक्रीट कौन कर रहा है? सो बी सेल्स, मे बी प्लाज्मा बी सेल्स, उसके बाद में ये एंटीबॉडीज जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं एक्चुअली, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो भी बोलते हैं। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये बी सेल्स के द्वारा सिक्रेट किए जा रहे हैं। जो एक बी सेल्स होता है, एक पर्टिकुलर जो बी सेल होगा, ये 1 सेकेंड के अंदर जो है अप्रॉक्सीमेटली 2000 एंटीबॉडीज को सिक्रेट कर सकते हैं पर सेकेंड। सो एक बी सेल 1 सेकेंड में 2000 एंटीबॉडीज तक सिक्रेट कर सकता है। ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है कैसा दिख रहा है? इट लुक्स लाइक वाई शेप्ड। सो ये एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। सो इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। अभी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है चारों के चारों ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ज्वाइंट होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सल्फर एंड सल्फर है। सो यहाँ पे 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। सो ये 2 सल्फाइड बॉन्ड्स है, तो इसीलिए इसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। सो ऑल दिस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर ज्वाइंट बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड देन दे फॉर्म द वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। सो पॉलीपेप्टाइड चेन्स held by डाइसल्फाइड बॉन्ड। वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जो है एक दूसरे के साथ में होल्ड करके रखे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक रीजन है जो एक स्टेम को और उसके बाद में ऊपर वाले आर्म को जो है एक जगह पे जोड़ करके रखता है, दैट इज कॉल्ड एज हिंज रीजन। सो हिंज रीजन क्या कर रहा है? स्टेम एंड आर्म को जोड़ करके रखने का काम कर रहे हैं। अभी हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो है 2 रीजन्स होते हैं। एक यहाँ से मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं वेरिएबल रीजन, और यहाँ पे भी देखो एक ब्लू लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं वेरिएबल रीजन, और इनके नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन आप लोगों को बड़ा दिख रहा है और बाकी के 2 छोटे दिख रहे हैं। सो यहाँ पे एक बड़ा है, दूसरा छोटा है, यहाँ पे एक बड़ा है, दूसरा छोटा है। सो 2 बड़े पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, और ये बड़े पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम हैवी चेन्स बोलते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 heavy chains and 2 light chains which are held by the polypeptide bond। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हैवी एंड लाइट चेन में ऊपर वेरिएबल रीजन है और नीचे जो है कांस्टेंट रीजन है। जो वेरिएबल रीजन होता है दैट वेरिएबल रीजन हैज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, बिकॉज हर एक एंटीबॉडी जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। सो यहाँ पे वेरिएबल रीजन में एक साइट होता है जहाँ पे एंटीजन आ करके जो है इसके अंदर ऐसे आ करके बाइंड हो सकता है। सो इट हैज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। सो वेरिएबल रीजन हैज antigen binding site which is called as paratope। so remember antigen binding site is called as paratope। और एंटीजन बाइंडिंग साइट में जब एंटीजन आकर के बाइंड हो जाएगा सो इसको हम बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स।
ज़्यादातर केस में जो एक एंटीबॉडी होता है इसके पास में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं और इसीलिए ऐसे एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं बायवैलेंट। सो बायवैलेंट का मीनिंग क्या होगा? एन एंटीबॉडी हैविंग टू एंटीजन बाइंडिंग साइट। सो सच एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज बायवैलेंट। सो यहाँ पे हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा और ये जो एंटीबॉडीज जो होते हैं ये अग्लूटिनेशन में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। वेलकम फ्रेंड्स, नाउ लेट अस लर्न अबाउट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एज वी नो, जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है एज सुन एज दे एंटर इनटू अवर बॉडी, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीजन की तरह काम करते हैं एंड देन दे रिएक्ट विद द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है उससे रिएक्ट करके एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। सो ऐसा ब्रांच ऑफ द इम्यूनोलॉजी जो डील करता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन से, कि कैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है सो वो एक एंटीजन की तरह काम करेगा और वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, दैट ब्रांच ऑफ इम्यूनोलॉजी इज कॉल्ड एज सेरोलॉजी। सो सेरोलॉजी क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ इम्यूनोलॉजी which deals with the study of antigen antibody interaction, that is called as serology। अभी यहाँ पे कंसिडर करो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में और ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी के अंदर एंट्री करता है। सो एंट्री करने के बाद में जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। अभी ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में देखा हुआ है, जिसमें हमने ये देखा था कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होगा, जिसमें कि हैवी चेन होता है, दूसरा लाइट चेन होता है। इसमें जो है ऊपर के साइड में वेरिएबल रीजन होता है, नीचे कॉन्स्टेंट रीजन होता है। वेरिएबल रीजन में हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन देखा था जिसमें हमने जिसको हमने ये बोला था कि उसको एपिटोप्स बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो वेरिएबल रीजन होता है, दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी विच हैज द प्रेजेंस ऑफ एपिटोप वेयर एंटीजन बाइंड्स। सो एंटीबॉडी में वो रीजन जहाँ पे एंटीजन आकर के बाइंड होगा उसको हमने क्या बोला है? एपिटोप्स बोला। सो एक बार यहाँ पे वापस से हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से अभी कोई भी एंटीजन जो यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर, वो आ करके जो है यहाँ पर बाइंड होगा एक स्पेसिफिक प्लेस पे। सो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का वो वाला पार्ट जो कि एंटीबॉडी के साथ में जाकर के इंटरेक्ट हो रहा है, सो दैट इंटरेक्टिंग पार्ट ऑफ द एंटीजन इज कॉल्ड एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। उसको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। दैट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैराटोप। उसको पैराटोप भी बोलते हैं। सो हमने यहाँ पे 2 टर्म्स के बारे में देखा, वन इज द एपिटोप एंड द सेकेंड इज द पैराटोप। सो एपिटोप इज द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी वेयर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑफ द एंटीजन बाइंड्स एंड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और द पैराटोप इज द पार्ट ऑफ द एंटीजन विच बाइंड्स टू द एंटीबॉडी। और जब ये आकर के बाइंड होंगे सो यहाँ पर जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। सो इसको जो है हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, नाउ लेट अस लर्न अबाउट एंटीजन्स ऑन ब्लड सेल्स। एज वी नो कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन इंडिविजुअल्स, हम सबका जो एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप होता है।
हैव यू एवर थॉट दैट these blood groups are determined by what factor present in the blood? वो blood group किसके ऊपर डिपेंड करता है? So there are certain antigens present on the RBC cells. जो blood group हमारा होता है that depends on the type of antigen present on the surface of RBC cells, that is red blood cells. सो हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उसके ऊपर कौन से टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। और ब्लड ग्रुप का पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कब? व्हेन अ पर्सन वांट्स टू हैव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब एक पर्सन को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बॉडी में ब्लड की कमी होती है, सो उस केस में उसको बाहर से किसी दूसरे का ब्लड जो है अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। सो वहाँ पे किसी भी पर्सन का ब्लड जो है हम अपने बॉडी के अंदर नहीं ले सकते हैं। एक कॉम्पैटिबल इंडिविजुअल का ब्लड है, जिसका ब्लड हमारे बॉडी के अंदर कॉम्पैटिबल है, हमारे ब्लड से कॉम्पैटिबल है, उसका ब्लड ही हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एंटीजेंस जो है वो आरबीसी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो कैसे ब्लड ग्रुप को जो है डिसाइड करेंगे। सो आरबीसी सेल्स के ऊपर बहुत सारे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं विच गिव्स राइज टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड की ग्रुपिंग जो है वो बहुत सारे बेसिस पे किया जा सकता है, अलग अलग टाइप के एंटीजेंस के बेसिस पे किया जा सकता है। सो जनरली द ब्लड ग्रुप is decided by the antigens present on RBC cells. Then there are many way or the types of blood grouping methods. एक तो सबसे पॉपुलर आप लोगों को पता है जिसको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं, ABO system. Second is the RH system. Third is Duffy, then Kidd, Lewis, P, MNS, etc. So these are the types of the blood grouping system. इसमें जो है ब्लड एंटीजेंस ऑन ब्लड सेल्स और ABO सिस्टम के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि RBC सेल्स के ऊपर कौन कौन से एंटीजेंस होंगे और फिर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स जो है वो कैसा होता है। बिकॉज आज के डेट में जो वाइडली एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है दैट इज द ABO सिस्टम। सो हियर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द ABO blood group system. So ABO blood grouping का जो सिस्टम है, this particular system was discovered by Karl Landsteiner. सो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में जो है ABO सिस्टम को डिस्कवर किया, जिसमें उन्होंने B एंड O ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। अभी A, B एंड O ब्लड ग्रुप के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में बताया, लेकिन जो ABO सिस्टम में ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो टोटल 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 3 टाइप का दिख रहा है, A, B एंड O, बट एक और ब्लड ग्रुप होता है दैट इज A, B के साथ में दूसरा एक AB ब्लड ग्रुप होता है और उसके बाद में फोर्थ जो है वो O ब्लड ग्रुप होता है। सो दीज आर दी ब्लड ग्रुप्स, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। अभी ये ब्लड ग्रुप किसके बेसिस पे डिपेंड करेगा? सो जो RBC सेल होता है, एज यू ऑल नो दैट इट इज अ बायकॉन्केव सेल। सो ये RBC सेल के ऊपर जो यहाँ पे कुछ एंटीजेंस होते हैं, सो दीज आर दी एंटीजेंस। सो दीज आर दी RBC cells that I am drawing, जिसके ऊपर आप लोगों को ये एंटीजेंस देखने को मिल रहे हैं। एंड टोटल मैंने यहाँ पे 4 टाइप के RBC सेल्स ड्रॉ कर दिए जिसके ऊपर डिफरेंट एंटीजेंस हैं। सो यहाँ में सबसे पहले वाले में आपको क्या दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे 2 एंटीजेंस दिखाया हुआ है। कंसिडर करो कि दिस इज दी A एंटीजन, दिस इज दी B एंटीजन। यहाँ पर फिर ये वाला ब्लैक जो दिखाया हुआ है इट इज A एंड दिस इज दी B एंटीजन। सो इससे क्या पता चल रहा है, जो RBC सेल के ऊपर A
ए एंड बी एंटीजन दोनों हैं, ऐसे आरबीसी सेल्स को या फिर ऐसा ब्लड जिसमें वो आरबीसी सेल जिसके ऊपर ए एंड बी एंटीजन दोनों हो, वो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। इसके बाद में ऐसा पर्सन जिसके आरबीसी सेल के ऊपर ए एंटीजन हो, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? उसका ए ब्लड ग्रुप होगा। जिसके आरबीसी सेल के ऊपर बी एंटीजन हो, उसका ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप होगा। और जिसके आरबीसी सेल के ऊपर कोई एंटीजन ही ना हो, ए ना हो, बी ना हो, अगर ये दोनों में से कोई भी एक ना हो, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप होगा। सो यहाँ पे ब्लड ग्रुप किसके बेसिस पे डिपेंड कर रहा है? सो ए बी एंटीजन का प्रेजेंस जो है आरबीसी सेल के सेल सरफेस के ऊपर है कि नहीं, उसके बेसिस पे ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप और उसके बाद में ओ ब्लड ग्रुप, अगर कोई भी ए या फिर बी दोनों में से कोई भी अगर नहीं होगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो है ओ होगा। अभी ब्लड के अंदर जो है यहाँ पे आरबीसी सेल्स होते हैं, लेकिन ब्लड के अंदर कुछ एंटीबॉडीज भी होते हैं। सो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ब्लड के अंदर जो है बी एंटीबॉडीज होगा, मतलब कि करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगा। किसी का ब्लड ग्रुप अगर बी है, मतलब कि आरबीसी सेल के ऊपर अगर बी एंटीजन है, सो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट होगा क्या? बी एंटीबॉडी उसके पर्सन के ब्लड में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मतलब कि मेरे ब्लड के अंदर जो आरबीसी सेल है उसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है, सो मेरे ब्लड के अंदर मेरा जो सीरम होगा, वो सीरम के अंदर एंटीबॉडी कौन सा होगा? अगर आरबीसी सेल के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है, सो सीरम में एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट वाला होगा, मतलब कि बी एंटीबॉडी होगा। कभी भी सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी एक ही पर्सन के इंडिविजुअल में कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर सेम एंटीजन और उसका अगर एंटीबॉडी मेरे सीरम में होगा, सो मेरा ब्लड क्या होगा? वो कोआगुलेट होगा, वो क्लॉट हो जाएगा। सो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसीलिए जो एंटीजन होता है उसका अपोजिट वाला जो है एंटीबॉडी हमारे ब्लड के सीरम के अंदर प्रेजेंट होगा। अभी आप लोग बताओ कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब कि आरबीसी सेल के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, सो उसके ब्लड के सीरम के अंदर कोई एंटीबॉडी होगा क्या? कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि ए भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकते हैं। अगर ए एंटीबॉडी होगा, ए एंटीजन के साथ में जाकर बाइंड हो सकते हैं, बी एंटीबॉडी होगा, बी एंटीजन के साथ में जाकर बाइंड हो सकते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप अगर ओ है, मतलब आरबीसी सेल के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, सो उसके ब्लड के सीरम के अंदर दोनों एंटीबॉडी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। सो यहाँ पे ब्लड के अंदर हमारा ब्लड ग्रुप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आरबीसी सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन है, और उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि ब्लड सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होगा। सो ब्लड, ये एंटीबॉडीज कहां पर होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड सीरम। अभी ब्लड ग्रुप ए, इसका मीनिंग क्या हो गया? इंडिविजुअल having a antigen on the surface of RBC, जिसका ए ब्लड ग्रुप होगा, ऐसे इंडिविजुअल के आरबीसी सरफेस के ऊपर ए एंटीजन होगा एंड बी एंटीबॉडी इन द सीरम। ठीक है, ऐसे ही ब्लड ग्रुप आप लोग बी का भी लिखोगे, ए बी का भी लिखोगे और ओ का लिखोगे। यहां पे मैं एक फ्लो चार्ट दे देता हूं। इट इज अ चार्ट जिसमें यहां पे आप लोगों को ब्लड ग्रुप दिया होगा, देन जीनोटाइप, और उसके बाद में एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, और उसके बाद एंटीबॉडी इन सीरम। देन नेक्स्ट कैन रिसीव
ब्लड फ्रॉम मतलब वो किससे ब्लड ले सकता है, और नेक्स्ट कॉलम होगा कैन डोनेट ब्लड टू, वो किसको ब्लड अपना दे सकता है। ठीक है, सो ये एक चार्ट है, इसको हम फिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा, राइट। किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए मतलब आरबीसी सरफेस के ऊपर ए एंटीजन होगा, और वो उसके सीरम के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, सो बी एंटीबॉडी होगी। कभी भी एंटीजन को कैपिटल लेटर से दिखाना है और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से दिखाना है। इसके बाद में कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, वो किससे ब्लड ले सकता है। अभी देखो यहाँ पे इसके फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप जो है ए है, अभी मैं ब्लड किससे ले सकता हूँ, वो इंडिविजुअल से ले सकता हूँ जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा। क्यों, बिकॉज उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, सो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो है ए एंटीजन होगा। मेरे आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, मेरे आरबीसी के सरफेस के ऊपर भी ए एंटीजन होगा, बट उसके सीरम के अंदर कौन सा एंटीबॉडी होगा, सो वहां पर बी एंटीबॉडी होगा। ठीक है, सो मैं ब्लड किससे ले सकता हूं, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन से ले सकता हूं, और उसके बाद में ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन से ले सकता हूं। किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, सो ए वाले को डोनेट कर सकता हूं, ब्लड ग्रुप जिसका ए होगा उसको डोनेट कर सकता हूं, और दूसरा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसको डोनेट कर सकता हूं। ठीक है, फिर अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है सो उसके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन होगा और सीरम में ए एंटीबॉडी होगा। देन ये किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, सो इट कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम द इंडिविजुअल हैविंग ब्लड ग्रुप बी एंड ओ। किसको डोनेट कर सकते हैं, सो इट कैन डोनेट ब्लड टू ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी। ठीक है, देन ए बी वाला जो इंडिविजुअल होगा उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंड बी दोनों ही एंटीजन होगा। यहाँ पे सीरम के अंदर नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी उसके सीरम में नहीं प्रेजेंट होगा। वो किससे ब्लड ले सकते हैं, फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल्स, वो सभी से ब्लड जो है ले सकते हैं। किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, टू नो वन, वो किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में ब्लड ग्रुप ओ वाला जो पर्सन होगा उसके यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा। कौन से एंटीबॉडीज होंगे, सो ए एंड बी एंटीबॉडीज होंगे। वो किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ओनली फ्रॉम ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल। वो किसको ब्लड दे सकते हैं, सो टू ऑल, वो सबको ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है ये सबको ब्लड दे सकता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। और कौन सबसे ब्लड ले सकते हैं, सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को, सो इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल्स, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होता है इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। एंड हियर दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों होगा, बिकॉज इसके सीरम के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और इसीलिए ये किसी से भी ब्लड को जो है रिसीव कर सकता है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इज इट क्लियर। ये क्यों यूनिवर्सल डोनर होता है, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, और इसीलिए किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, और लेने वाले पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। इज इट क्लियर। यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप वाले को अगर देखो ये किससे ब्लड ले सकता है, बी वाले से ले सकता है, बिकॉज बी के ऊपर बी एंटीजन ही होगा।
ठीक है। और यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा है, ए एंटीबॉडी है। ये ए से ब्लड ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है, बिकॉज ए के ऊपर ए एंटीजन होता है। सो जब ए वाले से ब्लड लेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, सो मेरा ब्लड ग्रुप बी है मतलब आरबीसी सेल के ऊपर बी एंटीजन होगा और मेरे सीरम के अंदर कौन सा एंटीबॉडी होगा, ए एंटीबॉडी होगा। अभी मैं ऐसे इंडिविजुअल से ब्लड ले रहा हूं जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। सो वो ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल से मैंने ब्लड लिया, उसका आरबीसी मेरे अंदर आया, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है मतलब कि मेरे अंदर एंटीबॉडी ए है। अभी ए एंटीजन एंड ए एंटीबॉडी ये दोनों क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे, और इसीलिए बी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल ए से ब्लड नहीं ले सकते हैं। वो ए बी से ले सकता है क्या, उससे भी नहीं ले सकता है। क्यों, बिकॉज उसके आरबीसी सेल के ऊपर तो दोनों ही एंटीजन है, ए भी है बी भी है। बी वाला भले जाकर के कॉम्प्लेक्स ना फॉर्म करे बट ए एंटीजन जाकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, और इसीलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है वो किसी को भी ब्लड नहीं दे सकते हैं। वो ना तो ए को दे सकता है, ना तो बी को दे सकता है, ना तो ओ को दे सकते हैं। ओ को क्यों नहीं दे सकता है, बिकॉज ओ के सीरम के अंदर दोनों एंटीबॉडीज हैं। सो वहां पे तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और भी ज्यादा होगा, और इसीलिए ए बी जो है वो किसी को ब्लड दे नहीं सकता है एक्सेप्ट ए बी। ये सिर्फ जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, इट कैन डोनेट ब्लड ओनली टू ए बी इंडिविजुअल। ये ए बी को ब्लड दे सकता है बिकॉज उसके बॉडी के अंदर भी, उसके सीरम के अंदर जो है कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगा। सो ए बी कैन डोनेट ब्लड ओनली टू ए बी, और ओ जो है वो सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सो ये हो गया ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा एबीओ सिस्टम के बारे में डिटेल में। थोड़ा सा हम आरएच फैक्टर के बारे में भी देख लेते हैं, बिकॉज आप लोगों ने अगर ब्लड ग्रुप के बारे में सुना रहेगा, आपका ब्लड ग्रुप अगर आप लोगों ने जाना रहेगा, सो उसमें ए पॉजिटिव ए निगेटिव होते हैं, बी पॉजिटिव बी निगेटिव होते हैं, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव होते हैं। सो ये निगेटिव और पॉजिटिव किसके बेसिस पे डिपेंड करते हैं, सो ये भी आरबीसी सेल के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आरबीसी सेल के ऊपर अभी हमने एबीओ सिस्टम में दो एंटीजेंस देखे कि दो में से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है या दोनों एक साथ में हो सकते हैं, लेकिन बिसाइड दिस एंटीजेंस दैट इज ए एंड बी एंटीजन, देयर इज वन मोर एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी सेल विच इज कॉल्ड एज डी एंटीजन। सो यहाँ पे आरबीसी सेल के ऊपर डी एंटीजन भी हो सकता है, इट इज द डी एंटीजन। सो यहाँ पे डी एंटीजन के बारे में हम देख रहे हैं कि आरबीसी सेल के ऊपर जो है यहाँ पे ए एंटीजन के साथ साथ में जो है डी एंटीजन के भी होने के चांसेस हैं। अभी ये डी एंटीजन को जो है RH फैक्टर भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज RH फैक्टर। डी एंटीजन या फिर RH फैक्टर का डिस्कवरी जो है ये दो साइंटिस्ट ने किया था, एक तो लैंडस्टीनर है एंड वेनर ने। ये दोनों साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले मंकी के अंदर ऑब्जर्व किया, रिसस मंकी के अंदर, कि उसके आरबीसी सेल के ऊपर जो है ये वाला एंटीजन प्रेजेंट है, और इसीलिए इसका नाम दिया उन्होंने RH फैक्टर, सिंस इट वाज ऑब्जर्व्ड इन रिसस मंकी फॉर द फर्स्ट टाइम। रिसस मंकी में उन लोगों ने डिस्कवर किया एंड देयरफॉर इट इज नोन एज RH फैक्टर। रिमेंबर, आप लोग कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि RH फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच एंटीजन। रिमेंबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी एंटीजन। अभी एक ऐसा आरबीसी सेल जिसके ऊपर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, यहां पर दिस इज द ए एंटीजन। ऐसा आरबीसी सेल जिसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है एंड देयर इज आल्सो द प्रेजेंस ऑफ डी एंटीजन, then this particular blood group, the person having the blood in which the RBC cell has the A antigen as well as the D antigen, that particular person will have the blood group that is A positive. अगर सिर्फ A एंटीजन होगा, D एंटीजन का प्रेजेंस नहीं है, सो वो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा A नेगेटिव। ऐसे सेम वे में आरबीसी सेल के ऊपर अगर A एंटीजन है, B एंटीजन भी है, और उसके बाद में समझो D एंटीजन भी है, तीनों एंटीजन होगा, सो A एंड B की वजह से इसका ब्लड ग्रुप AB तो होगा ही, बट D एंटीजन के होने की वजह से इसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव हो जाएगा।
अगर डी एंटीजन नहीं होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी नेगेटिव हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के केस में क्या होता है कि वहां पे आरबीसी सेल के ऊपर कोई भी ए ना तो बी एंटीजन होता है, वहां पे डायरेक्ट क्या हो सकता है, अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वहां पे डी एंटीजन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर आरबीसी सेल के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ पॉजिटिव होगा, अगर नहीं होगा तो ओ निगेटिव होगा। सो इस बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि ए पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, बी पॉजिटिव या बी निगेटिव। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें हमने ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप के बारे में देखा।